और बच्चों कैसे हो? ठीक हो तुम लोग? आज भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल तुम लोग को पढ़ाने वाले हैं। ये पढ़ाए तो नहीं है लेकिन कापी पे तुम लोग को नोट कराए हुए हैं, लेकिन आज सोचे थे कि नहीं इसको हमको पढ़ाना है क्योंकि इसमें बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन तुम लोग को मिलेंगे आज। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको तुम लोग पढ़ो। ठीक है, पढ़ाते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, और चलो एक चीज़ और सुना देते हैं, बड़ी अच्छी लाइन है, सुन लेना। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। ओके बेटा, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल तो बहुत है, विश्व विरासत सूची में जितने भी शामिल हैं वो सब एक विश्व धरोहर हमारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है उनमें तुमको पढ़ाते हैं। जैसे सबसे पहले कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है तुम्हारा? दिल्ली में है। ठीक है, 1100। हाँ, कुतुब मीनार पर एक क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। गुलाम वंश का जो संस्थापक था और गौरी का गुलाम था, उसी ने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जब इसको बनवाना प्रारंभ किया तो वो मर गया, कंप्लीट नहीं करा पाया। उसको कंप्लीट उसका दामाद, गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया था। तो थोड़ा कहानी देखो इसका। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था और 1232 में इल्तुतमिश द्वारा इसे पूर्ण किया गया था, यानी कंप्लीट किया गया था। किसके द्वारा, किसके वजह से बना, मतलब किसकी याद में बना, किसकी स्मृति में बना? तो बख्तियार काकी, ये ध्यान रखना, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद बख्तियार काकी का शिष्य था। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण 1197 में प्रारंभ हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, 1232 में इसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने, और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में हुआ। योजना अनुसार जब इसकी योजना बनी तो योजना अनुसार 4 मंजिला इसे बनाई जानी थी और इसकी ऊंचाई थी 225 फीट। ठीक है, ऐबक इसकी अभी एक ही मंजिल बनवा पाया, यानी कहा जाता है कि इसकी नींव बनवा पाया, तब तक उसकी मृत्यु हो गई। एक ही मंजिल बनवा पाया और शेष कार्य को उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। शेष कार्य मतलब 4 मंजिला और 225 फीट। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, गुलाम वंश के बाद से खिलजी वंश, तुगलक वंश है। तुगलक वंश से फिरोज तुगलक के शासनकाल में इस पर आकाशीय बिजली गिर गई और जब इस पर आकाशीय बिजली गिरी तो जो उसका चौथा मंजिल ऊपर वाला था वो थोड़ा सा ध्वस्त हो गया। तो आकाशीय बिजली गिरी और इसके क्षतिग्रस्त चौथे मंजिल को, जब वो चौथा मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको तोड़कर उसमें 2 मंजिल और जोड़ दी गए। तो जब 4 मंजिल थी, ये चौथा ध्वस्त हुआ तो हो गए 3 मंजिल, फिर उस चौथे मंजिल पर 2 मंजिल और बने तो टोटल हो गए 5 मंजिल। इसे क्षत्रिय चौथी मंजिल को तोड़कर उसकी जगह 2 मंजिल और बनवा दी गई। 1506 में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, वर्तमान में यह मीनार, तो कुतुब मीनार से तुम्हारे कई क्वेश्चन है। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में? बख्तियार काकी की स्मृति में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। आकाशीय बिजली गिरी तो इसकी मरम्मत किसने कराई? फिरोज शाह तुगलक ने। और दोबारा सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत कराई थी, दोबारा इसको बनवाया, ठीक कराया। ठीक है ना, 1506। वर्तमान में यह मीनार 5 मंजिला तथा ऊंचाई 234 फीट है। इसके छज्जे स्टेलेक्टाइट हनीकोमिंग द्वारा मीनार से जुड़े हुए, एक मीनार से दूसरे मीनार से जुड़े हुए। इसके आधार पर फजल इब्न अब्दुल माली का नाम मिलता है और दिल्ली में स्थित है। हाँ, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 1993 में। ओके बेटा, तो ये था तुम्हारा कुतुब मीनार। ओके, अब हम पढ़ते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे हुमायूं के मकबरा की। ठीक है, हुमायूं के मकबरे, हुमायूं जानते हो तुम लोग, बाबर का पुत्र हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बारे में, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है तुम्हारा, और हुमायूं के मकबरे को देखकर ही ताजमहल का निर्माण हुआ था। यह मुगल काल तथा अकबर के शासनकाल में निर्मित प्रथम इमारत है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से ध्यान देना। यह मुगल काल तथा अकबर के शासनकाल में निर्मित प्रथम इमारत थी, यानी मुगलों की प्रथम इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, जिससे अकबर उत्पन्न हुआ था, इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के मृत्यु के 8 वर्ष बाद 1564 ईस्वी में आरंभ करवाया था। इस मकबरे की नक्काशी फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था
और यह हुमायूं के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे, यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब हुमायूं के मकबरे में कुछ तुम्हारे वन लाइनर क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे, थोड़ा सा इसको देखो तुम। जैसे सबसे पहले दोहरी गुम्मद वाला मुगल का प्रथम उदाहरण, दोहरी गुम्मद वाला मुगल काल का प्रथम उदाहरण किसे माना जाता है? हुमायूं के मकबरे को। दूसरा देखो, चार बाग, चार बाग का जिक्र बाबरनामा में है, ठीक है ना। बाबरनामा में बाबर ने जिक्र किया, बाबरनामा में चार बाग बनाने की परंपरा है। तो चार बाग पद्धति का प्रयोग प्रथम बार हुमायूं के मकबरे में ही प्रयोग हुआ था, ठीक है। यह मकबरा ज्यामिति चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसमें स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारों का अभाव है। मीनार मतलब जैसे तुम ताजमहल देखोगे तो किनारे किनारे वो मीनार सिंगल सिंगल खड़े होते हैं, तो क्या इसमें स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारों का अभाव है। इसका गुम्मद पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी आप कहते हैं। हुमायूं के मकबरा एकमात्र, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा एकमात्र मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक 9 व्यक्तियों को दफनाया गया। तो यह है आपका हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। हाँ, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 1993। अब हम बात करेंगे ताजमहल। ताजमहल के बारे में तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन कुछ नया भी देंगे। इसका निर्माण, हाँ, ताजमहल का उपनाम है रोजा ए मुनव्वरा, रोजा ए मुनव्वरा, ठीक है, जो भी पढ़ लेना। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल कहता था, इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल कहता था, की स्मृति में करवाया था। मुमताज महल की मृत्यु 1633 ईस्वी में हो गई प्रसव पीड़ा के दौरान। 14वें बच्चे गौहर आरा बेगम के प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। इनका 14वां बच्चा जब उत्पन्न हुआ, पुत्री थी गौहर आरा बेगम, तो उसके जन्म के बाद से इनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं की कब्र पर शाहजहां ने स्मृति में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल के मुख्य स्थापत्य कलाकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसे नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की गई तथा ताजमहल के मुख्य निर्माता कौन थे? तो मुख्य निर्माता फारसी निवासी मोहम्मद ईसा खां थे, ठीक है। ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1653 ईस्वी तक लगभग 22 वर्षों में बनकर तैयार है। इसके निर्माण में उस समय 3 करोड़ रुपए व्यय हुए थे। ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है, किंतु इसके दोनों ओर मस्जिद स्थित है। ताजमहल के दोनों ओर क्या है? मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण लाल पत्थरों द्वारा हुआ है। इसमें 2 समाधियां हैं, ताजमहल में 2 समाधियां हैं, एक तो खुद मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम का, और एक खुद शाहजहां का। वर्ष 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ताजमहल, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलाई दरवाजा की। देखो बेटा, अलाई दरवाजा की जब बात करते हैं तो अलाई दरवाजा इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। इसको देखते हैं। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो पहला, इन लोग का एक तरह से समझो पहला स्थापत्य कला का नमूना था, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था। इसमें प्रथम बार तिकोने डाट पत्रों पर आधारित वैज्ञानिक विधि से गुम्बद बनाया गया था। फिर से ध्यान सुनना अलाई दरवाजे के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था। इसमें प्रथम बार तिकोने डाट पत्रों पर आधारित वैज्ञानिक विधि से गुम्बद बनाया गया। यही प्रथम बार घोड़े की नाल की आकृति वाली मेहराब बनाई गई थी। घोड़े की नाल की आकृति वाली मेहराब, मेहराब का अर्थ होता है अर्धमंडलाकार भाग, जो चौखट पे अंडमंडल, देखो हमने एक थोड़ा सा बनाया भी है, जो ये इस तरह बने होते हैं, उसी को कहते हैं मेहराब कहते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यही प्रथम बार घोड़े के नाल की आकृति वाली मेहराब बनाई गई। यह इमारत लाल पत्थर की है और उसमें कुरान की आयतों से काफी सजावट की गई है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मार्शल ने इसे इस्लामी स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा था, ठीक है। तो अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार
और ताजमहल और हुमायूं का मकबरा, ये आपने चारों पढ़ लिया। अब थोड़ा सा पढ़ाते हैं आपको फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी एक जगह है बेटा, वो आगरा जिले के अंतर्गत एक जगह पड़ता है जिसको अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में एक छोटा सा, समझो एक छोटा सा शहर राजधानी बनाया, उसमें कई स्थापत्य हुए, उन्हीं के बारे में तुमको बता रहे हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अंतर्गत आने वाला प्रथम स्थल फतेहपुर सीकरी। ठीक है, 1527 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का और 1529 घाघरा का। तो 1527 ईस्वी की खानवा की लड़ाई के दौरान बाबर जब इस स्थल पर प्रथम बार आया और लड़ाई जीतने के पश्चात इस स्थल का नाम रखा उसने सीकरी। अकबर ने 1571 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी का रूप दिया। राजधानी को आगरा से लाने का उद्देश्य, राजधानी को आगरा, क्योंकि अकबर के समय आगरा थी, आगरा से राजधानी को आगरा से लाने का उद्देश्य अकबर का सीकरी के सूफी संत, अकबर का सीकरी के सूफी संत से शेख सलीम चिश्ती, ये वही शेख सलीम चिश्ती हैं जिनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, तो अकबर का सीकरी के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को सम्मान देना था, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को संतान प्राप्त हुई थी और इसी खुशी में अकबर ने इस स्थल को फतेहाबाद नाम दिया। तो अकबर ने फतेहाबाद नाम दिया, बाबर ने सीकरी नाम दिया, जो बाद में फतेहपुर सीकरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए अपने अकबर ने अपने पुत्र, जिसको हम जागीर कहते हैं, उसका बचपन का नाम सलीमी था, उन्हीं के नाम पर रखा। 15 वर्षों तक अकबर की रियासतकालीन राजधानी रही फतेहपुर सीकरी, लेकिन जल की कमी के कारण बाद में इसे पुनः आगरा राजधानी बना दिया गया। अकबर ने इसे 1569 में बसाया था, 1569 में, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया था। सीकरी मुगलों का प्रथम नियोजित शहर माना जाता है, प्रथम नियोजित शहर मुगलों का। इसके निर्माण का ढांचा बहाउद्दीन ने तैयार किया था। फतेहपुर सीकरी के इस परिसर में अनेक महत्वपूर्ण इमारतें हैं, और जो फतेहपुर सीकरी मैंने कहा ना एक जगह है जिसमें अनेक इमारतें हैं, उसमें पंचमहल है, बुलंद दरवाजा है, दीवाने खास है, दीवाने आम है और सलीम चिश्ती दरगाह है। चलिए हम पढ़ाते हैं। अंकित इधर फतेहपुर सीकरी के बारे में बताएं। अब फतेहपुर सीकरी में इस परिसर में अनेक महत्वपूर्ण इमारतें जो हैं, जिसे मैंने बता रहा हूं तुमको पंचमहल। अब पंचमहल के बारे में बताते हैं। पहले पंचमहल क्या है, फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत अंदर पंचमहल आता है, वो है क्या? 5 मंजिला यह भवन किले की विशेष महिलाओं और दासियों के लिए बनवाया गया था। 5 मंजिला यह महल भवन या महल किले की विशेष महिलाओं और दासियों के लिए बनवाया गया था। इसमें मीना बाजार लगाई जाती थी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। मीना बाजार पंचमहल में ही लगती थी, जिसमें राजशाही परिवार की महिलाएं क्रय विक्रय किया करती थी। अगला है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा बड़ा फेमस है। अकबर ने जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने समुद्र को देखा था। 55 मीटर ऊंचे इस दरवाजे को अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था। इसी दरवाजे के सम्मुख जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी में, और साथ ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी। जामा मस्जिद के निर्माण की 5 वर्ष बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। यह एशिया का सबसे ऊंचा गेटवे कहा जाता है। तो एक हो गया, तुमको पंचमहल बता दिए। बुलंद दरवाजा उसी के अंतर्गत, फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत एक दीवाने खास है और दीवाने आम है, और दोनों को थोड़ा समझना पड़ेगा। खास और आम में, दीवाने आम, यह हाल आम जनता के लिए बनवाया गया था। यहाँ पर अकबर सामान्य व्यक्तियों से मिलते थे और इसकी समस्याओं को सुनते थे। तो जहां पर दीवाने आम, जहां पर अकबर जनता दरबार, एक तरह समझो जनता दरबार जो होता था वो दीवाने आम में होता था। और दीवाने खास, जिस स्थल पर बैठकर दरबार के विशेष व्यक्ति राजा के साथ सलाह किया करते थे, तो उसको कहते हैं दीवाने खास। ठीक है। सलीम चिश्ती दरगाह उन्हीं के बगल में था, सलीम चिश्ती दरगाह। और सलीम चिश्ती दरगाह के कारण ही तुम लोग जान ही रहो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाई थी। जामा मस्जिद के उत्तर में महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, और यह दरगाह सफेद संगमरमर से निर्मित है। ठीक है बेटा, चलो अब हम बात करते हैं लाल किला। लाल किला जो दिल्ली में है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है ना, इसको यूनेस्को में 2001 में शामिल किया गया था। लाल किला को 2001 में यूनेस्को में शामिल किया गया था।
फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था, हुमायूं के मकबरे को 1993 में शामिल किया गया था, कुतुब मीनार को भी 1993 में शामिल किया गया था, और ताजमहल को कब शामिल किया गया था? 1986 नहीं, 1983 में शामिल। ठीक है, तो लाल किला दिल्ली के बारे में 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम, क्योंकि शाहजहां ही था ना, उसने राजधानी आगरा से दिल्ली लेकर गई थी, तो 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद 7वां नगर की स्थापना की थी तथा अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई थी, और उसको अपनी राजधानी बनाई थी। यह लगभग 9 वर्षों तक तैयार हुआ। इस पर एक चीज हमको याद आ गया तो हम बता देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने पहली राजधानी लाहौर बनाई थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली लेकर गया। ठीक, सिकंदर लोदी फिर उसको आगरा लेकर आया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर, इल्तुतमिश दिल्ली, सिकंदर लोदी फिर उसको आगरा लेकर आया, और फिर सिकंदर लोदी के बाद से बाबर, हुमायूं, जहांगीर तक आगरा रहा, लेकिन जब शाहजहां आया तो फिर उसको दिल्ली लेकर गया राजधानी। तो 1638 में शाहजहां ने दिल्ली को अपना नाम पर शाहजहानाबाद 7वां नगर की स्थापना की तथा अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। यहां लगभग 9 वर्षों में तैयार, यह लगभग 9 वर्षों में तैयार, लाल किला 9 वर्षों में तैयार हुआ। शाहजहानाबाद के प्रमुख भवनों में लाल किले के नाम से प्रसिद्ध महल का दुर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कार्य हमीद और अहमद शिल्पकारों के संरक्षण में संपन्न हुआ था। अंकित, तो इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है, क्योंकि लाल बनगो पत्थरों से निर्मित हुआ है, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब के शासन काल में इसे किला ए मुबारक कहा जाता था, किला ए मुबारक कहा जाता था। शाहजहां और औरंगजेब के शासन काल में लाल किले को क्या कहा जाता था? किला ए मुबारक, यानी भाग्यवान दुर्ग कहा जाता था। इसका मुख्य प्रवेश द्वार, ध्यान दीजिएगा, लाल किला का मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी द्वार वास्तुकला की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। यह मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर से स्थित है और इसके सामने चांदनी चौक नामक चौड़ा सड़क है। ठीक है, लाल किले में स्थित प्रमुख भवन, जैसे फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत प्रमुख भवन थे पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, उसी प्रकार लाल किले प्राचीर के अंतर्गत प्रमुख भवन में दीवाने आम का मतलब तुमको बताएं, जहां पर जनता दरबार लगता है। दीवाने खास तुम लोग जानते हो, जहां पर बैठकर राजा विचार विमर्श करते हैं। मुमताज महल, रंग महल, इम्तियाज महल जिसको कहते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते थे? लाल किले के प्रमुख भवन आते थे। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा है, दीवाने खास शाहजहां द्वारा निर्मित सभी भवनों में सर्वाधिक अलंकृत है। ठीक है, तो अब तो बहुत बेहतरीन चीज बताने वाले हैं, कोहिनूर। और कोहिनूर के बारे में तुम लोग को बहुत पढ़ा है, कई बार कॉपी में लिखवाए भी है, लेकिन आज हमको लग रहा है कंप्लीट देते हैं, एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानो। यह विश्व का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। बाबरनामा में इसका प्रथम बार उल्लेख मिलता है। यह 1294 ईस्वी में ग्वालियर के राजा के पास था। इसके बाद विभिन्न शासकों के पास हस्तांतरित होता रहा। ठीक है, माना जाता है कि 13वीं सदी में दक्षिण भारतीय हिंदू काकतीय वंश के समय इसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के हीरे के प्रसिद्ध कोलार खान से खोजा गया था। फिर से ध्यान सुनिएगा, कहां से कोहिनूर खोजा गया था? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के हीरे के प्रसिद्ध कोलार खान से इसे खोजा गया था 13वीं सदी में दक्षिण भारत में। ठीक है, उस समय इसका भार 793 कैरेट 158.6 ग्राम था कोहिनूर हीरे का। दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को यह बोला जाता है कि दक्षिण भारत पर विजय करने वाला मुगल, तो अलाउद्दीन खिलजी मुगल का रहा, मुस्लिम, तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर विजय किया था, क्योंकि उसका सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय के लिए गया था। तो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1310 ईस्वी में काकतीय वंश की राजधानी वारंगल पर हमला किया और वहां के शासक समय थे प्रताप रुद्र थे, उनको पराजित किया और वहां से हमला करके उसने कोहिनूर हीरा को लूटा और लूटने के बाद वो कोहिनूर हीरा दिल्ली लाया और अलाउद्दीन खिलजी के सम्मुख प्रस्तुत किया।
दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासकों के बाद यह मुगल वंश के नियंत्रण में आया। दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, फिर मुगल आया, तो यह हीरा ट्रांसफर होता रहा, आगे बढ़ता रहा। हुमायूं के संस्मरण में इसका उल्लेख मिलता है, और हुमायूं के संस्मरण में इसका उल्लेख मिलता है। थोड़ी सी अलग से लाइन मैंने एक नोट किया, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह से यह हीरा हुमायूं को मिला। ठीक है, उस समय कोहिनूर का वजन 320 रत्ती था, जो उस समय समग्र विश्व के लिए 2.5 दिन भोजन की व्यवस्था कर सकता था। अगर उस समय उसका इतना मूल्य था कि अगर उसको कोई बेचे तो 2.5 दिन तक पूरे विश्व में भोजन किया जा सकता। हुमायूं के संस्मरण में इसका उल्लेख मिलता है। पांचवें मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जागीर, शाहजहां, पांचवें मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन में यह जड़ा गया। औरंगजेब के दौरे में इसे काटा गया, जिसके बाद इसका भार घटकर 186 कैरेट 37.2 ग्राम रह गया था। अब बात करेंगे हम नादिर शाह। 1739 ईस्वी में फारस के शाह नादिर शाह, ठीक है, ने दिल्ली पर आक्रमण किया। मिस्र के दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में। किसने आक्रमण किया? नादिर शाह ने, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। आक्रमण किया और मुगलों के खजाने को लूटा, और उसे अन्य महत्वपूर्ण सामग्री के साथ मयूर सिंहासन भी मिला। और जब मयूर सिंहासन मिला तो कोहिनूर हीरा भी मिला, क्योंकि मयूर सिंहासन में ही लगा था कोहिनूर हीरा। वह इसे अपने साथ ले गया और वहीं इसे कोहिनूर नाम मिला, और वहीं पर उसको कोहिनूर नाम मिला, माउंट ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन अलग से किताबों में नहीं है, कि मिस्र के राजा नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में, किस युद्ध में? करनाल के युद्ध में 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह को पराजित कर कोहिनूर हीरा लेकर गया था। जब नादिर शाह भारत पे आक्रमण किया तो उस समय मुगलों का 1739 में, उस समय मुगलों का जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद शाह। उसको पराजित किया, मयूर सिंहासन लेकर गया, साथ में कोहिनूर हीरा लेकर गया। अब बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह। 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु के बाद उनका वजीर अहमद शाह दुर्रानी के हाथ कोहिनूर हीरा लगा। उसका एक वंशज शुजा शाह दुर्रानी, सुनिएगा, 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद उनका वजीर अहमद शाह दुर्रानी के हाथ कोहिनूर हीरा लगा। उसके बाद उसी का एक वंशज सुजान शाह दुर्रानी उस कोहिनूर हीरे को एक ब्रेसलेट में धारण करके घूमता था। अपने दुश्मनों से घिरने के बाद, किसके बारे में बात कर रहा? शुजा शाह दुर्रानी के बारे में। अपने दुश्मनों से घिरने के बाद शुजा शाह ने 1813 में लाहौर आया और वहां पर महाराजा रणजीत सिंह से मिला। उन्होंने उनके स्वागत में, अपनी जान बचाने के लिए दुश्मनों से, उसने स्वागत के बदले में कोहिनूर उसने रणजीत सिंह को सौंप दिया। ठीक है, अब बात करेंगे अंग्रेजों का कब्जा। महाराजा रणजीत सिंह ने इसे जगन्नाथपुरी को दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। जब महाराजा रणजीत सिंह को मिला तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की अंग्रेजों से कि मैं इसको दान करना चाहता हूं, जगन्नाथपुरी, पूरी मंदिर उड़ीसा। लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की। वो किसी की इच्छा नहीं पूरी करेगा। मार्च 1849 में द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध हुआ था, जिसके बाद पंजाब रियासत को ब्रिटिश रियासत में शामिल कर दिया गया, ब्रिटिश में शामिल कर दिया गया। लाहौर संधि के अंतर्गत कोहिनूर को गवर्नर जनरल लाल डलहौजी ने, लाहौर संधि के अंतर्गत कोहिनूर हीरे को उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लाल डलहौजी ने ब्रिटिश सामग्री महारानी विक्टोरिया को भेंट की। 1852 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट, 1852 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के प्रति प्रिंस अल्बर्ट के आदेश पर इसे पुनः काटा गया। औरंगजेब के समय काटा गया था, फिर इस समय काटा गया। उसके बाद इसका 42% हल्का हो गया। या कितना परसेंट हल्का हो गया? 42% हल्का होकर मात्र 105.6 कैरेट यानी 21.12 ग्राम ही रह गया। वर्तमान में यह 3 टुकड़ों में विभाजित है। प्रथम टुकड़ा महारानी ब्रिटिश म्यूजियम में है, जबकि द्वितीय और तृतीय टुकड़ा महारानी विक्टोरिया के मुकुट में विद्यमान है। और स्वतंत्रता के बाद भारत ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों इस पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। तो आपने आज कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा, ताजमहल पढ़ा, अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा,
लाल किला के बारे में पूरी चीज पढ़े, उसका कोहिनूर के बारे में आपको हमने कंप्लीट दिया। ठीक है बेटा, अब जितना था उतना मैंने तुम लोग को दिया। फिर कभी मैं ऐतिहासिक स्थल पे आऊंगा तो इसके बाद जो बचेंगे वो तुम लोग को दूंगा। ठीक है बेटा। तब आप लोगों ने पढ़ा, पूरी चीज़ें मैंने आप लोग बताया, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और सब बढ़िया है बेटा। और एक छोटा सा 2 मिनट और समय लेते हैं तुम लोग का। जानते ही वो कहते हैं लेकिन सुना देते हैं, सोचते हैं कि नहीं सुनाएंगे कुछ लेकिन सुना देते हैं। अब एक कहानी सुनाते हैं, बड़ा अच्छा है, ध्यान देना, एक मैसेज देगा तुम्हें। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए और सही वक्त के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए और सही वक्त के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके बाद रिजल्ट देखिए, इसके बाद रिजल्ट देखिए। नहीं समझे? और समझाते हैं। एक गुरुजी थे, अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय गुरुकुल टाइप में होता था, गुरु चलते थे और पीछे पीछे शिष्य चलते थे, गांव गांव भ्रमण करते थे। करते करते दोपहर का समय आया और गुरुजी को प्यास लगी, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने शिष्यों से कहें, 2 शिष्यों से कहें कि जाओ आसपास देखो कहीं झील है तो पानी लेकर आओ, पिएंगे। बच्चे दोनों शिष्य गए पानी लेने के लिए। जब झील के पास पहुँचे तो झील के पास कई लोग कपड़े धो रहे थे, बच्चे नहा रहे थे और झील का पानी जो था बड़ा मैला था। तो दोनों शिष्य गए तो देखे तो कहें ये तो गुरुजी के पीने लायक योग्य है ही नहीं। तो 5 मिनट रुके सब, फिर वो चले आए, गुरुजी के पास आए सब। गुरुजी से कहें कि गुरुजी वो पानी पीने योग्य नहीं है, बड़ा गंदा है। तो गुरुजी कहें अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। शाम हुआ, गुरुजी बैठे रहे। फिर गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, फिर जाओ उस झील से पानी लेकर आओ। तो दोनों शिष्य सोचे अभी हम लोग गए थे कुछ देर पहले तो मटमैला था, गंदा था, फिर दोबारा गुरुजी भेज रहे हैं। अच्छा चलो गुरुजी की आज्ञा है भाई, हमें करना है। दोबारा गए तो उन्हें पानी शुद्ध मिला, निर्मल मिला, स्वच्छ मिला। उस पानी को लेकर आए। जब दोबारा लेकर आए तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपको कैसे मालूम कि वो पानी स्वच्छ और निर्मल हो चुका है? तो गुरुजी ने कहा अभी मैं जो कपड़ा धोने वाले हैं उनको जाते हुए देखा। जब तुम गए थे उस समय वहाँ पर हलचल हो रही थी, जिसकी वजह से पानी गंदे हो गए थे। कुछ देर ठहर गए हम, थोड़ा सा इंतजार किए, देखो पानी फिर निर्मल हो गया और पानी तुम लेकर आए। तो वही एक मैसेज है तुम लोग के लिए कि यही जीवन है। वक्त को वक्त दिया, समय नहीं मिल पाता था। आज 2, 3, 4 महीने होने जा रहे हैं, 3 महीना प्लस होने जा रहा है और तुम लोग बैठे हो तो इतना संयम रखे हो। ये उथल पुथल था, अब सब शांत हो रहा है, फिर वो जल आएगा और फिर तुम लोग अपनी तैयारी करो। मन को अशांत मत करो, पढ़ाई करो। फिर 2-3 दिन में कोई वीडियो देते हैं। अब तो क्लास भी चालू। ओके बेटा, खुश रहो।